हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो हमारी क्लास 12th की वर्ल्ड पॉलिटी की चैप्टर 2 की वीडियो सीरीज चल रही है। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस में क्या देखा था कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन है इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, आसियान का इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। तो ईयू के बारे में हम देख रहे थे। तो ईयू को हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है इसका बहुत ज़्यादा रहता है। यानी ये सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका था। जो इसका आर्थिक है, राजनीतिक है, जो इसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं और जो इसकी मिलिट्री है, ये भी किसी से कम नहीं थी। ठीक है, तो ईयू जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आज की डेट में। जो इसकी जीडीपी कितनी है, $17 ट्रिलियन। तो $17 ट्रिलियन में ये मान लीजिए आप अप्रॉक्स की 17 लाख करोड़ जो है इसकी जीडीपी बन चुकी है आज की डेट में। लेकिन एक समय पे ये 2005 के आसपास क्या है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। जो 12,000 अरब डॉलर इसकी जीडीपी हुआ करती थी उस समय पे। लेकिन आज की डेट में इसकी जीडीपी जो है वो 17 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। ठीक है, 2016 का सर्वे है ये, उसमें पता लगा है। और वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट की है। तो सेकंड नंबर पे क्या है, यूरो है। ठीक है, तो यूरो क्या है, ये आपके 27 कंट्रीज जितने भी है ना, इन सबकी करेंसी है जो ईयू के अंदर है। तो यूरो जो है ये सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है आज की डेट में। और आगे हम देखते हैं कि जो इसका प्रभुत्व है, किसका, अमेरिका डॉलर का जो प्रभुत्व है, इसके लिए ये खतरा बनता जा रहा है। क्या, यूरो। क्योंकि पूरा जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो जो ट्रेड करता है वो डॉलर के हिसाब से करता है, लेकिन जो यूरो है ये भी किसी से कम नहीं है। तो ये एक तरीके से डोमिनेंस बनाता जा रहा है अपना यूएस के ऊपर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज़्यादा भागीदारिता अपनी देता है ना। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इससे भी ज़्यादा भागीदारिता जो है ईयू देता है। किसमें, ट्रेड में, व्यापार में। जो विश्व व्यापार होता है ना उसमें इसकी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। देखा जाए तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि जैसे ये यूएस और चाइना पे है ना अपनी धौंस दिखा के रखता है। मतलब जो इसके ट्रेड डिस्प्यूट्स है ना, इसको टेंशन नहीं है कि भाई मेरे साथ कोई दिक्कत होगी अगर मैंने किसी से झगड़ा कर लिया या कुछ ऐसा हो गया, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। ये अपना रौब जमा के रखता है किस पे, यूएस पे भी, चाइना पे भी। सारे जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो भी आते हैं तो उन सब पे इनका इन्फ्लुएंस है। और ऐसा नहीं है कि जो इसके क्लोजेस्ट नेबर हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव है ना। एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, मतलब नियर बाई ही नहीं, बाकी के पूरे वर्ल्ड के जितने भी और कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे भी इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और ये इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम इसका देखें तो जैसे यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूएन का पार्ट है, WTO। तो ये यहाँ पे मतलब व्यापार के मामले में जो ईयू है वो नंबर 1 पे है आज की डेट में। और इसके जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, जो इसका इन्फ्लुएंस है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये ज़्यादातर लड़ाई वड़ाई में इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं रहता है, मतलब मिलिट्री इन्फ्लुएंस में कम रहता है। और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अच्छे बर्ताव से बात करके ही चीज़ों को सुलझाने के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ईयू जो है इसमें हम देखें जो फ्रांस है वो परमानेंट सीट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखता है। पहले क्या है, ब्रिटेन भी शामिल हुआ करता था इसके अंदर, ईयू के अंदर, लेकिन ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर लिया है वहाँ से। तो अब जो फ्रांस है हम उसको लेके चलेंगे। तो फ्रांस जो है वो अपनी परमानेंट सीट, जो 5 सीटें हैं ना यूएन के अंदर में, तो उसमें से 1 सीट जो है वो फ्रांस की है। तो अमेरिका जो भी अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाता है तो उसमें क्या होता है, ईयू का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ईयू का जो प्रभाव है अमेरिका के ऊपर वो बना हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो अमेरिका की जो पॉलिसीज चल रही हैं इसको लेकर, तो ये इधर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी वगैरह यूज़ करवाई गई है ईयू के द्वारा। क्योंकि अमेरिका जो है थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाता है, लेकिन ईयू जो है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत ही आराम से बात करने में विश्वास रखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है इन सब चीज़ों में भी ये बिलीव करते हैं। और नेगोशिएशंस वगैरह जो है इनको भी करवाते हैं ना, समझौते वगैरह में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन मिलिट्री फोर्सेस में। हम देखेंगे कि जैसे चाइना है, चाइना को एक तरीके से धमकी देने का काम भी कभी कभी यूरो करता है, क्योंकि चाइना जो है वो मानव के अधिकारों का उल्लंघन करता है और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी करता है, यानी पर्यावरण का विनाश जो है। इन सब मामलों में ईयू जो है उसको चेतावनी देता रहता है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सैनिक
ताकत है ना ईयू की, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, मतलब एक तरीके से क्या है, जैसे मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका की सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आती है, इसकी जो मिलिट्री फोर्स है वो सेकंड नंबर पे है ना। तो ये जो 27 कंट्रीज़ का जो भी ग्रुप है उसकी जो मिलिट्री है वो सारा सेकंड वर्ल्ड पे आती है। वैसे तो ये नाटो के अंदर ही रजिस्टर्ड है, जो अमेरिका की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डिफेंस का काम करती है। और आगे हम देखेंगे कि जो इसका बजट है ना, कुल रक्षा जो बजट होता है, डिफेंस बजट जो होता है, ये अमेरिका के बाद सबसे अधिक है और सेकंड नंबर पे ईयू का है ना। तो ईयू के अंदर जो इसका फ्रांस मेंबर है ना, ये परमानेंट सीट ये हमने बात कर ही ली है। तो पहले ब्रिटेन भी इसमें शामिल होता था, और ये जैसे ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के पास ही परमाणु हथियार हुआ करते थे, और उस समय पे जो है 550 इनके पास परमाणु हथियार थे। लेकिन अभी क्या है, वो ब्रिटेन निकल चुका है तो फ्रांस बचा है, तो इसके पास कितने हैं, 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं आज की डेट में, ठीक है। और ये क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस, यानी स्पेस एंड कम्युनिकेशन में भी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो प्रौद्योगिकी, तो जो भी अंतरिक्ष विज्ञान के संचार प्रौद्योगिकी के जो मामले होते हैं वो दुनिया में ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना यूरोपियन यूनियन के, वो एक तरीके से क्या है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली एरियाज में सबसे ज़्यादा दखल देने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, पावरफुल भी है, डेवलप्ड भी है, तो हर चीज़ में ये क्या कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है। जो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है उसके बारे में खुल के ये बोल सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये ईयू जो आपका यूनाइटेड नेशन है, इसके अंदर जो किसी चीज़ को लेके अगर डिबेट एंड डिस्कशंस चल रहे हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी दखल देता है। लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जो इसके सदस्य हैं ना, इसके सदस्य देश जो हैं वो अपनी खुद की विदेश नीति रखते हैं, यानी फॉरेन रिलेशंस रखते हैं, और डिफेंस पॉलिसीज भी रखते हैं, यानी अदर कंट्रीज़ के साथ है ही, लेकिन ये खुद ही एक 27 कंट्री का ग्रुप है, तो ये एक दूसरे के साथ भी अपने फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज जो है ये सब रखते हैं, तो जो कभी कभी क्या है एक दूसरे के खिलाफ भी पाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया था, ठीक है, इराक पर इन्वेजन किया था 2003 में, तो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन, टोनी ब्लेयर थे उस समय पे 2003 के अंदर। तो वहाँ पर टोनी ब्लेयर जो हैं वो तो अमेरिका का साथ दे रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने जब इराक पर अटैक किया था, तो लेकिन जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ईयू के, जैसे जर्मनी हो गया है, जैसे फ्रांस हो गया है, ये अपोज कर रहे थे, ये अगेंस्ट थे, और ये बोल रहे थे कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बिल्कुल बेकार है, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि जो इराक पे इन्वेड हुआ था ना 2003 में, वो एक्चुअली 2001 से लिंक्ड है, क्योंकि 9/11 वाला अटैक हुआ था ना, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था, जो उनके ट्विन टावर्स थे उसको उड़ा दिया गया था। तो उसमें क्या है, इन लोगों का जो टेररिस्ट जो संगठन है अलकायदा वगैरह, तो ऐसा बताया जाता है कि इराक ने उनको शरण दे रखी थी, और इराक जो है वो मास लेवल डिस्ट्रक्शन करने पर लगा हुआ था, मतलब ऐसे न्यूक्लियर पावर बना रहा था, जो उसको लीड कर रहे थे टेररिस्ट ग्रुप जो है अलकायदा। तो ऐसे करके कुछ चार्जेस लगा देता है ये इराक के ऊपर, और इराक के जो प्रेसिडेंट होते हैं सद्दाम हुसैन, उसको भी एक तरीके से वार्न करते हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन उस देश को छोड़ के नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे फिर ये अटैक कर देते हैं ना। तो ये जो इन्वेजन होता है तो मास लेवल डिस्ट्रक्शन का चार्ज लगा के कि भाई ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं इसलिए उन पर अटैक कर दो, क्योंकि अमेरिका क्या है, बहुत पावरफुल है, और उसके साथ क्या है, नाटो की पूरी मिलिट्री अलायंसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, अटैक कर देते हैं, लेकिन बाद में पाया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत लोग जो हैं उसमें मर जाते हैं। ये कितना एक तरीके से बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। तो जर्मनी जो है और फ्रांस इसकी पॉलिसीज़ में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसमें शामिल होता है, बल्कि देखा जाए तो ये तीनों ही ईयू के पार्ट थे उस समय पे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि किस तरीके से ये 27 कंट्रीज़ में ना कभी कभी अपने जो इनके डिसीजंस होते हैं उसके अपोजिशन में ये खड़े हो जाते हैं, ओके। तो आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है यूरो को लेके। तो जैसे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जिनका नाम होता है मार्गरेट थैचर, तो ये भी क्या करते हैं, ये ब्रिटेन को अलग रखते हैं। मेन कारण ही क्या है, जैसे ब्रिटेन का एग्जिट होने का, कि जो उसका व्यापार है, जो उसका मार्केट है, वो नहीं चाहता है कि हम किसी बंदिशों में रह के काम करें, ठीक है। तो इसलिए उसने अपना मार्केट की वजह से क्या है, वो ईयू से निकल गया है, एग्जिट हो चुका है, 2020 में जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। तो जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, तो इन्होंने भी क्या किया था, मास्ट्रिक्ट जो ट्रीटी हुई थी 1992 में, यूरोपियन यूनियन जो बना था इसी के अंडर में बना था, तो यहाँ पे इन लोगों ने भी यूरो को मानने से इनकार कर दिया था कि भाई हम जो है वो करेंसी के मामले में आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, इनकी अपनी सेपरेट करेंसी है जिसको वो मानते हैं, जिन्हें डैनिश है, स्वीडन है, ये सारे अलग अलग कंट्रीज जो हैं अपनी करेंसीज रखते हैं। और ये मास्ट्रिक्ट कहाँ पे है, एक्चुअली नीदरलैंड में एक प्लेस है, तो वहाँ पे ये ट्रीटी
साइन हुई थी 1992 में। क्या है, हम देखेंगे कि कई सारे जो कंट्रीज हैं वो कोई करेंसी को नहीं मान रहा है, कोई अदर पॉलिसीज को नहीं मान रहा है। तो अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के खुद के 27 कंट्रीज में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो गई हैं डिफेंस को लेके, है ना। कुछ मैटर्स हैं, फॉरेन मैटर्स, रिलेशंस, ये सारी चीज़ों को लेके थोड़ा लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा एक दूसरे से क्या है मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट है थोड़ा, अब हम ग्रुप में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें जो हैं वो हम पे थोपी जाएं, तो ऐसे नहीं है। हम इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबका अलग है ना। मोस्टली जो करेंसी है वो भी अलग हो गई है ना। यूरो जो है वैसे कॉमन करेंसी है, लेकिन जो नहीं अपनाना चाहते हैं जो कंट्रीज, तो वो पाबंद नहीं है कि भैया आपको यूरो को ही अपनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख लेते हैं। ये जो पिक्चर दे रखी है इसमें जो स्टार्स बने हुए हैं ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है उसका। और ये 12 कंट्रीज का एक पूरा ग्रुप हुआ करता था। जब यूरोपियन यूनियन बना था तब 12 कंट्रीज थे इसके अंदर, फिर बाद में धीरे धीरे जो कंट्रीज है उसमें मर्ज होते चले जाते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि ये जो जहाज है ना, ये टाइटैनिक का जहाज है। और जो ये ग्लेशियर्स टाइप के जो आइस के खड़े हुए ना पहाड़, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये रोड़े हैं। मतलब एक तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे किसी को क्या है करेंसी नहीं अपनानी है सेम, है ना। किसी को क्या है कि मतलब अपना पार्लियामेंट भी सेम नहीं करना, तो ये ऐसे बीच बीच में रोड़े बन रहे हैं जो कंट्रीज हैं सारे। अब देखिए कोई भी अगर हम गुट बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि सब लोगों की विचारधारा सेम ही हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही है, ये जहाज जो है ये चल तो रहा है लेकिन इसमें कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं ये भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पर्पज। देखिए सबसे पहले है 1951 अप्रैल में क्या होता है, जो ये 6 वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है ना, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, तो ये सारे क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, पेरिस ट्रीटी यानी। और यहाँ पे कोयला और जो स्टील होता है इसके समुदाय का गठन करते हैं, जिसको बोलते हैं ECSC। ओके, 1957 में क्या होता है, जो यही देश है ना, जो 6 कंट्रीज जो हैं, ये एक और कम्युनिटी का गठन करते हैं जिसको बोलते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, 1957 में करते हैं। और एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का भी गठन करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये संगठन बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये खुद एक बड़ा संगठन बन चुका है, तो अब इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ों को जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने ग्रुप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 1973 जनवरी में क्या है, डेनमार्क है, आयरलैंड है एंड यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, ये क्या करता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद 1979 में क्या आता है, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, कहाँ पे, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि यूरोपियन यूनियन बनने का जो काम चल रहा था वो तो 1945 के बाद से ही शुरू हो जाता है मार्शल प्लान के अंडर में, लेकिन बाद में जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली 1992 में होता है। तो उसके बीच में ये चीज़ें जो हैं, कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, ऐसे करके जो कंट्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1981 में क्या होता है, जो ग्रीस है वो ज्वाइन करता है EC को। तो 1985 में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो सांगिन एग्रीमेंट होता है, ये बॉर्डर कंट्रोल के लिए किया जाता है, सीमा नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो यूरोपियन कम्युनिटी के जो इसमें मेंबर्स आते हैं वो उनको क्या है, एक तरीके से बाउंड्री दे दी जाती है कि भैया हाँ आपका इतना एरिया जो है लिमिटेड है। उसके बाद 1986 में क्या होता है, जो स्पेन एंड पोर्टुगल जो है इसको ज्वाइन करते हैं, यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, मतलब EU को ज्वाइन करते हैं 1986 में। उसका 1990 अक्टूबर में क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था ना, जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, जो हमने देखा था ना शॉक थेरेपी के चैप्टर में। तो वहाँ पे क्या है, इसका फिर यूनिफाइड कर दिया जाता है, इसको एक कंट्री बना दिया जाता है। उसके बाद क्या है, 1992 में जो ट्रीटी होती है मास्ट्रिच वाली, ये हमने देखी रखी है ना, नीदरलैंड में एक शहर है मास्ट्रिच, तो वहाँ पे क्या है, इसको ट्रीटी को साइन किया जाता है और यहीं पे यूरोपियन यूनियन जो है बनता है। मतलब यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी है कि इतने कंट्रीज इसमें साइन कर रहे हैं, लिस्टेड हैं, तो मास्ट्रिच ट्रीटी के अंडर में आती है। ओके, उसके बाद 1993 में जो है ये सिंगल मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है कि भाई हम जो व्यापार करेंगे वो अपना एक ही व्यापार कहलाएगा, यूरोपियन यूनियन मार्केट ही रहेगा वो पूरे के पूरे कंट्रीज का। ओके, उसके बाद क्या है, 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन ये भी ज्वाइन करते हैं EU को। उसके बाद 2002 में क्या है, यूरो जो है ये एक नई करेंसी के रूप में आती है यहाँ पे, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 12 कंट्रीज के अंडर में, यूरो जो कॉमन करेंसी बनने के लिए बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो 10 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है, तो ये भी ज्वाइन करते हैं EU को। अब देखिए जब बना था तो 12 कंट्रीज थे, लेकिन धीरे धीरे मर्ज होते होते इसमें क्या है, आज की डेट में 27 कंट्रीज हो गए हैं। ठीक है, 2007 में क्या आता है, बल्गेरिया एंड रोमानिया जो है ये भी EU को ज्वाइन करते हैं, स्लोवेनिया जो है ये भी यूरो को अपना लेता है जो करेंसी है। उसके बाद लिस्बन ट्रीटी होती है, ये 2009 में आती है।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ये ट्रीटी है कि भाई किस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयू को जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है, ये 2012 में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। उसके बाद 2013 में क्रोएशिया जो है ये 28 नंबर का मेंबर बनता है 2013 में, क्योंकि अब देखो 28 यहाँ पे 2013 में बन चुके हैं, लेकिन 2020 में जैसे ब्रिटेन एग्जिट होता है तो 27 रह जाते हैं। ओके, उसके 2016 में क्या है, यहाँ पे रेफरेंडम देता है ब्रिटेन जो है कि भाई उसको एग्जिट होना है, निकलना है उसको, तो यहाँ पे इसको रेफरेंडम दिया जाता है, मतलब देता है। उसके बाद 2020 में जो है ये पूरी तरीके से इसको अप्रूवल कर लिया जाता है और इसको अलग कर दिया जाता है, किससे, यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट है ये फिनिश होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए धन्यवाद।